हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 5। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, और लास्ट जो वीडियो हमने की है उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी कोई भी वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के नाम से। इसके अंदर मैंने बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर रखी है। आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो विद नोट्स मिल जाएंगे और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर इन्हें पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ और भी कई सारे प्लेलिस्ट हैं अलग अलग चैप्टर्स और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम लोग करेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो हमारा मेन टॉपिक होगा डेलीगेशन। हम लोग आज सिर्फ डेलीगेशन के बारे में बात करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग करेंगे पार्ट 6 के अंदर। सिर्फ हम लोग आज पढ़ेंगे डेलीगेशन को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी वर्ड की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं डेलीगेशन की। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं डेलीगेशन की बात करूं तो डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो, अगर बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना? क्या ट्रांसफर करना? अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर। जब हम बोलते हैं कि मेरे पास ये अथॉरिटी है, इट मीन्स हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास इस चीज की पावर है, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब मैं ये बात बोलता हूँ कि केवल एक डॉक्टर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मेडिकल बना करके दे सकता है, किसी इंजीनियर के पास तो नहीं होती ना। एक प्रिंसिपल के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो बच्चे की एक टीसी के ऊपर सिग्नेचर करके उसे स्कूल से ट्रांसफर कर सकता है, और किसी के पास तो नहीं होती। तो अथॉरिटी मीन्स क्या? उसके पास ही ये पावर होती है। तो हम बात कर रहे हैं डेलीगेशन की। डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर करना। क्या हो जब कोई इंसान अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दे, ये होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर? आई होप आपको वर्ड और उसकी मीनिंग क्लियरली समझ में आ गई होगी। हम जरा डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? इट मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। मैंने क्या किया? ट्रांसफर कहा ना, कि यहाँ पर पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, तो पर्सन ए ने अपनी कुछ पावर पर्सन बी को दे दी। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, इट मींस ग्रांटिंग, प्रोवाइड करना। किस लिए? टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। जब हम अथॉरिटी देते हैं तो हम कंप्लीट अथॉरिटी नहीं देते, कभी भी हम लोग कंप्लीट अथॉरिटी नहीं देते हैं, हम लोग पार्शियल देते हैं। अपनी पूरी अथॉरिटी का एक छोटा सा पार्ट देते हैं। ठीक है, तो जब पार्ट देंगे तो हम एक लिमिट सेट करके देंगे। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो क्लास में मुझे मॉनिटर चाहिए। तो मैं मॉनिटर को क्या करूंगा? एक अथॉरिटी देता हूँ कि जो भी बच्चा शोर कर रहा है उसका नाम लिख करके तुम मुझे दो। मैंने क्या किया? मैंने अपनी पावर बताई कि हाँ भैया मैं उस बच्चे का नाम लिख सकता हूँ। मैंने अपनी पावर उसको दे दी कि अब क्लास को कंट्रोल करना तुम्हारा काम है, क्लास में डिसिप्लिन कंट्रोल करना तुम्हारा काम है। तो मुझे उस बच्चे का नाम लिख करके दे दो जो बच्चा परेशान कर रहा है। मैंने उसे ये तो नहीं कहा ना कि उस बच्चे को मारो, उस बच्चे को मुर्गा बना दो, उस बच्चे को क्लास से निकाल दो, उस बच्चे का हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दो। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। उस बच्चे के प्रैक्टिकल में से -5 मार्क्स कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने उसे क्या कहा कि तुम मुझे नाम लिख के दे दो। तो मैंने क्या किया? मैंने लिमिट सेट कर दी। मैंने क्या किया? लिमिट सेट कर दी कि आप इसी लिमिट के अंदर काम करोगे, इससे ज्यादा नहीं। तो हम पावर तो देंगे लेकिन लिमिट के अंदर। द मैनेजर हु डेलीगेट्स अथॉरिटी होल्ड्स हिज सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल। अगर अब मैंने मॉनिटर को काम दिया कि क्लास में मेंटेन होना चाहिए, तो अगर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल कौन? मॉनिटर, क्योंकि मैंने अथॉरिटी उसे दी है। यही चीज क्या है दे रखा है कि जो मैनेजर अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा, अब सबऑर्डिनेट क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबल हो गया है, क्योंकि उसके पास पावर दी जा चुकी है तो अब उसे वो काम करना ही पड़ेगा फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। जो भी टास्क उसे दिया गया है उसे उसे प्रॉपरली परफॉर्म करना पड़ेगा। टू मेक श्योर दैट his subordinate performs all the work effectively and efficiently in expected manner, the manager creates accountability.
तो हम लोग बात कर रहे थे डेलीगेशन की ऑफ अथॉरिटी के अंदर, लेकिन इसके अंदर हमने डिस्कस किया 3 बड़े वर्ड। पहला अथॉरिटी प्रोवाइड करना, और अथॉरिटी हम जिसको प्रोवाइड करेंगे वो मेरे लिए अब क्या बन जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, और साथ ही साथ वो मेरे लिए अकाउंटेबल भी हो जाएगा। ठीक है? मैनेजर क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी। मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं तो उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर रहा हूं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी बोलने का मतलब क्या, मैंने अभी आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, मॉनिटर का एग्जांपल दिया। मैंने क्या कहा कि तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और जो बच्चा शोर करता है, कॉपरेट नहीं करता, तुम उसका नाम लिख करके मुझे दे दो। ठीक है, मैंने नाम लिखने की अथॉरिटी उसे दे दी। जैसे ही मैंने उसे अथॉरिटी दी, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब अगर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन्ड नहीं है, तो मैं जवाब किससे मांगूंगा, क्लास के बच्चों से या मॉनिटर से? मॉनिटर से। तो मॉनिटर मुझे आंसर करेगा, इसलिए वो मेरे लिए क्या हो चुका है, अब अकाउंटेबल हो चुका है। मॉनिटर मुझे आंसर करेगा, इसलिए वो मेरे लिए क्या हो चुका है, अकाउंटेबल। क्लियर? आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी ढंग से कि अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अब ये जो हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं, उनको एक-एक करके बात करते हैं। इसी को हम लोग प्रोसेस या एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन कहते हैं। सबसे पहली बात होती है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होती है पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। मैंने क्या कहा कि तुम नाम लिख के मुझे बता सकती हो। तो आई एम गिविंग यू द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन कि किसका नाम लिखना है या नहीं लिखना है, इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर। अथॉरिटी इज दैट पावर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ अदर। जिसके पास अथॉरिटी होगी ना, उसका कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव करेगा। पावर, अथॉरिटी जो है आपके बिहेवियर में चेंज लेके आता है। क्यों लेकर के आता है? क्योंकि जब आपके पास अथॉरिटी आती है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अच्छा, मैं इसी चीज को देखो एकदम कनेक्ट करता हूँ। हम लोगों के पास स्पाइडरमैन की ना एक बहुत ही फेमस लाइन है, जो पिछले दो एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर में अंकल बेन ने कही थी, और टॉम हॉलैंड के लिए आंट मे ने कही थी। क्या? विद स्पेशल पावर, सॉरी, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं भी गलत बोल रहा हूँ, बताओ? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मैनेजमेंट सिखाया है उन्होंने हमें। ऐसा नहीं है, स्पाइडरमैन की मूवी कोई ऐसी नहीं है, उन्होंने हमें मैनेजमेंट सिखाया है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास अथॉरिटी है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गई बात? इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। अगर मैंने आपके पास पावर ट्रांसफर कर दिया, देन इट इज योर ड्यूटी कि वो काम अच्छे से हो। When a superior issue order, it becomes the responsibility of the subordinate to carry it out. क्लियर हो गई बात? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि वो काम आपको करना ही करना है। तीसरा वर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? आंसरेबिलिटी। व्हेन अ सुपीरियर असाइन सम वर्क टू अ सबऑर्डिनेट, मैंने काम तो दे दिया, ही इज आंसरेबल। अगर वो काम नहीं पूरा होता है, अगर वो काम फेल होता है, तो सुपीरियर जो है जवाब किससे मांगेगा? अपने सबऑर्डिनेट। ही इज आंसरेबल टू हिज सुपीरियर फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर। जैसे मान लो स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है, स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है, और स्कूल के इवेंट के लिए आप लोगों को टास्क दिए गए हैं। जैसे मेरे को एक बार स्कूल में मिला था कि मैं बैक स्टेज पे हूँ, बैक स्टेज क्राउड मुझे देखना था। ठीक है, मैं बैक स्टेज क्राउड देख रहा था। तो अगर बैक स्टेज नॉइस होते, पहली बात तो मुझे रिस्पॉन्सिबल, मुझे पावर अथॉरिटी दे दी गई कि आपको बैक स्टेज का काम करना और वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे अथॉरिटी दी कि वहां पर मैं बच्चों को लाइन अप में खड़ा कर सकता हूँ, कितने बच्चों को बुलाना है, कितने बच्चों को नहीं बुलाना है, दिस इज माई डिसीजन। मेरे पास पावर आ गई। लेकिन वहां पर अब डिसिप्लिन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी हो गई। अगर वहां पर, अच्छी बात यह है कि काम सही से हो गया था, पर अगर वह रिस्पॉन्सिबिलिटी में फुलफिल नहीं कर पाता, तो प्रिंसिपल जो है किसको बुलाती? मुझे बुलाती, क्योंकि मैं अकाउंटेबल हूं। ठीक है, क्लियर? तो रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि उस काम को सही से करना, अथॉरिटी का मतलब पावर को आगे की तरफ डेलीगेट करना। अथॉरिटी मीन्स पावर। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी,
प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस अकाउंटेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में बता दे रहा हूं मैं। आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हो, अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लो कि मुझे सितंबर तक, मान लो मुझे सितंबर तक 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना है। लेट्स सपोज कि मुझे 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना है। अब किसी वजह से क्या हुआ कि मुझे काम से बाहर जाना पड़ गया। मैंने क्लास के 4 बच्चों को पकड़ा और मैंने कहा कि एक काम करो, मैं इन चैप्टर्स के तुम्हें नोट्स लिखवा दे रहा हूं, तुम उन चैप्टर्स के नोट्स जो है वो क्लास में डिक्टेट कर देना। लेकिन इन 4 बच्चों ने क्या किया, ये काम नहीं किया। तो प्रिंसिपल इन 4 बच्चों से नहीं पूछेगी कभी भी कि क्यों नहीं हुआ काम। वो 50% के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, मुझे। एक मैनेजर ने अपने, एक मैनेजर है, उस मैनेजर ने क्या किया कि अपने यहाँ जो उसका जो सबऑर्डिनेट था उसको बोला, मुझे प्रोडक्शन जो है, मेरे को कल तक प्रोडक्शन की रिपोर्ट चाहिए कि प्रोडक्शन का काम कितना है। अब सबऑर्डिनेट ने क्या कहा कि अपने नीचे वाले को बोला कि एक काम करो, मुझे आज दोपहर तक रिपोर्ट तैयार करके दे दो। अब अगर तो इसने रिपोर्ट तैयार करके दे दी सबऑर्डिनेट को और इसने मैनेजर को पकड़ा दी शाम तक, तब तो ठीक। वरना अगर ये रिपोर्ट नहीं आई तो मैनेजर कभी भी इससे नहीं पूछेगा कि क्यों रिपोर्ट नहीं मिली, वो अपने सबऑर्डिनेट से ही पूछेगा कि रिपोर्ट कहां है। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। जिसका जो काम है उसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा और अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। ठीक है। अथॉरिटी, आई होप समझ आ गया, तो थोड़े से पढ़ लेते हैं कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक, यानी मैंने किसी को कोई काम दिया, मैंने कोई पावर दी, वो पावर मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। एंड रीडेलीगेट टू अनदर पर्सन, यानी एक का काम पसंद नहीं आया दूसरे को दे दूंगा। लेकिन द मैनेजर कैन नॉट escape फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिफॉल्ट और मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, कि अगर सबऑर्डिनेट्स ने कोई मिस्टेक की है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजर को ही लेनी पड़ेगी, वो उससे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता। For example, if a chief executive asks marketing manager to achieve a sales target of sale of 100 यूनिट पर डे, हमने कहा कि मेरे को 100 दिन के पर डे की सेल्स चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर ने क्या कहा, उसने डेप्यूटी सेल्स मैनेजर को कह दिया कि एक काम करो, ये हमारा टारगेट है, हमें पूरा करना है। डेप्यूटी मैनेजर फेल हो गया वो पूरा करने में, तो क्या होगा, अब मार्केटिंग मैनेजर जो है वही अपने एग्जीक्यूटिव को जाके आंसर देगा कि क्यों नहीं हुआ काम ढंग से। इसका मतलब आपके सबऑर्डिनेट सही से काम नहीं करे, आपने गलत सबऑर्डिनेट चुने हुए हैं, जो भी है। then marketing manager will be answerable for the work performance of his subordinate. The accountability is always of the person who delegates authority. जिसने अथॉरिटी डेलीगेट की है, अकाउंटेबिलिटी हमेशा उसी की रहेगी। क्लियर। तो हम सबसे पहली बात क्या होती है, हम किसी को काम पकड़ाएंगे, काम पकड़ाएंगे यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से हो, इसके लिए मुझे उसे अथॉरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जैसे ही मैंने उसे अथॉरिटी दे दी, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बन गई। पहले मैं कोई काम दूंगा, कोई वर्क दूंगा, वो वर्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, उसे अथॉरिटी देनी पड़ेगी, और जैसे ही मैंने अथॉरिटी दी, अब वो क्या हो चुका है, अकाउंटेबल हो चुका। क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम जरा ना अब इन तीनों के बीच डिफरेंस की बात समझ लेते हैं। अगर मीनिंग की बात करते हैं तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, कमांड देना। अथॉरिटी का मतलब क्या है, कमांड देना। मैं किसी को कमांड दे सकता हूँ, मैं किसी, मेरे पास पावर है कि मैं किसी को कोई ऑर्डर दे सकता हूँ, दैट्स माई अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक काम, जो काम दिया गया, जो परफॉर्म असाइन टास्क है वो सही से हो। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन टास्क असाइंड, ऑब्लिगेशन टू टास्क परफॉर्म एन असाइंड टास्क, ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है। क्लियर। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क, ये टास्क यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा कि जो टास्क दिया हुआ है वो सही से पूरा हो। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि भैया जो भी आउटकम हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, उसकी आंसरेबिलिटी तो देनी पड़ेगी। जो भी टास्क आपको दिया गया है उसका जो भी आउटकम हो, सक्सेस है, फेलियर है, उसके लिए आपको आंसरेबल बनना पड़ेगा। ऑरिजिन, अथॉरिटी पावर कहाँ से आती है, पावर आती है जगह से, आपकी पोजीशन से। तो अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। मैनेजर से ज्यादा पावर होगी सीईओ के पास, सीईओ के पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, मैनेजर के पास कम अथॉरिटी होगी। स्कूल है, प्रिंसिपल के पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, टीचर के पास थोड़ी सी कम अथॉरिटी होगी। तो अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन, पोजीशन से अथॉरिटी मिलती है। जैसे अथॉरिटी मिल जाती है तो वो डेलीगेट कर देते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे ही अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई।
और जैसे ही एक बार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल। क्लियर? फ्लो की बात करें तो अथॉरिटी पावरफुल बंदा ही तो कमजोर को दे सकता है, जोर तो पावरफुल को दे नहीं, मैनेजर तो सीईओ को दे नहीं सकता ना पावर, सीईओ ही मैनेजर को दे सकता है। तो इसीलिए अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, लेकिन अथॉरिटी तो आती है ऊपर से नीचे, लेकिन अगर मैं बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की करूं तो मैंने काम दिया है ना, मैंने काम दिया है, तो तुम लोग क्या हो, तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम वो काम मुझे करके दो। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर आती है, अपवर्ड, फ्रॉम डाउन टू अप। और अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। क्लियर? विड्रॉल की बात करें तो हमने क्या कहा कि अथॉरिटी तो किया जा सकता है, हमने एक नोटिस दे दिया, कुछ भी दे दिया, अथॉरिटी पावर में वापस ले सकता हूं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये कभी भी वापस नहीं आती है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करता हूं, अब इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करूं, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि देखो, एक मैनेजर है, उसके पास 10 तरह के काम होते हैं, उसमें से उसने 2 काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिए, यार ये काम तो तुम भी कर लोगे, तो अब उसे 10 काम की जगह 7 काम पे ही तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, 8 काम पे ही तो मेहनत करनी पड़ेगी, 10 के 10 पे तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, इससे क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है ऑफिसर का, जिसकी वजह से वो अपना टाइम यूटिलाइज कर सकता है और दूसरे इंपॉर्टेंट काम करने में और दूसरे क्रिएटिव काम करने में। डेली रूटीन के काम तो वो दे सकते हैं, यार ये काम तो डेली डेली है, तो तुम्हें भी आता है, तुम भी कर लो। समझ में आ गई बात? तो इतना सही होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। दूसरा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। आप लोगों के स्कूल में काउंसिल होगा, स्टूडेंट काउंसिल होता है। स्टूडेंट काउंसिल में क्या होता है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद हेड बॉय होता है, हेड गर्ल है। तो इनको हमने पावर दी, इनको हमने अथॉरिटी दी। अब इनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी फंक्शन ढंग से चले, ऑपरेट हो। तो इसका मतलब क्या है, जब ये करेंगे तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, को ध्यान रखना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो क्या इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी? इसी तरीके से अगर मैं किसी एम्प्लॉय को पावर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर। Employee get more opportunity to utilize their talent, which allow them to develop those skill which will be enable them to perform complex task. जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं, हम उसकी डेवलपमेंट में हेल्प भी करते हैं। ठीक है, थर्ड आता हमारा क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल। सीधी सी बात है, अब मैनेजर के लिए पास मैनेजर ने क्या किया है, मैनेजर ने आपको अथॉरिटी दे दी, मैनेजर ने अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी यानी पावर दे दी, पावर दे दी तो तुम्हें डिसीजन ले सकते हो ना, हर चीज के लिए जा जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है ना, तुम डिसीजन ले सकते हो। और क्योंकि तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम्हें हर बार जा करके मैनेजर से पूछना नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, क्विक डिसीजन होगा और एक बेटर डिसीजन होगा, क्विक और बेटर डिसीजन पॉसिबल होगा। इसका आपको मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फोर्ड वर्सेस फरारी एक करके मूवी है, फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी है, उसके अंदर आई थिंक शेल्बी, हाँ, शेल्बी जब जाते हैं फरारी के फोर्ड के ऑफिस में, तो वो ये बोलते हैं कि देखो मैंने देखा है कि लिफ्ट से लेकर के बॉस के पास तक, लिफ्ट से लेकर के बॉस के पास तक जो फोल्डर आया है, वो 4 हैंड्स से होके 4 अलग-अलग लोगों ने उठा करके पहुँचाया है वहाँ। ठीक है? 4 अलग-अलग लोगों ने। तो यानी कि जब वो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे आया होगा, तो उसके बीच में 10 और लोग मान सकता हूँ। यानी आपके पास जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो तो आई ही नहीं है ना। इतने लोगों से गुज़र के वो रिपोर्ट आई है, फ़िल्टर होकर के आई है। तो मैं ऐसे में काम नहीं कर सकता। अगर मैं काम करना चाहता हूँ, तो शेल्बी कहता है कि मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए। पूरा कंट्रोल क्यों माँग रहे हैं? वो अथॉरिटी क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि मैं अब क्विक डिसीज़न ले सकता हूँ और बेटर डिसीज़न ले सकता हूँ। फोर्ड वर्सेस फरारी के अंदर का है ये सीन, आप देख सकते हो, इंटरनेट पे अवेलेबल है। इस चीज़ को ये दिखाता है। The subordinates are granted sufficient authority so that they do not go to their superiors for taking decision concerning to the routine matter. कि जो वो काम कर सकते हैं उसके लिए बार बार मैनेजर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं किसी को पावर दे रहा हूँ, मैं उसकी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो क्या इससे बाकी एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं होंगे? मोटिवेशन तो आएगा ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। वो दिखाएं कि वो कितने कम वेस्टेज में अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे वो इनकरेज होते हैं ताकि वो ज़्यादा बेटर फ्यूचर में परफॉर्मेंस कर पाए।
तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें। क्लियर कि भैया अगर वो मोटिवेटेड है तो काम अच्छा करेगा ही। बेटर कोऑर्डिनेशन, सिंपल सी बात समझो, बेटर कोऑर्डिनेशन ये बिल्कुल जब सारी चीजें सही चल रही है, बंदा डेवलप है, वो क्विक डिसीजन ले पा रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, पावर है उसके पास, कोऑर्डिनेशन करना तो इजी होगा ही ना। द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प टू डिफाइन द पावर। इससे पावर का पता चलता है, अथॉरिटी से पावर का पता चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्यूटी का पता चलता है और अकाउंटेबिलिटी से आंसरेबिलिटी का पता चलता है कि किसको क्या पावर मिली है, उसका क्या काम है, और अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो कौन आंसर करेगा, सब कुछ पता है। रिलेटेड टू वेरियस जॉब पोजीशन विच रिजल्ट इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। क्लियर, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की। एक सीईओ, एक सीओओ, एक मैनेजर, अगर सबके पास सेम पावर होगी, सब सेम लेवल के इंसान नहीं हो जाएंगे। तो अगर आपको एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड क्रिएट करनी है, एक हायरार्की क्रिएट करनी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हर एक के पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और कौन आंसरेबल होना चाहिए। आपको ये बात डिफाइन करनी पड़ेगी। द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिसाइड्स द पावर ऑफ ईच जॉब। कितनी अथॉरिटी किसके पास है यही डिफाइन करता है कि किसके पास कितनी पावर है, किस जॉब में कितनी पावर है। तो इससे क्या होता है, हमारा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है कि भाई किससे ऑर्डर मिलेगा, किस किस चीज से रिलेटेड ऑर्डर मिलेगा और मुझे किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, एक मैनेजमेंट की हिरारकी बनती है। ठीक है भैया, स्कूल की बात कर लेता हूँ कि प्रिंसिपल है, टीचर है, मॉनिटर है। ठीक है, तो टीचर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेगा, प्रिंसिपल टीचर से अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, मॉनिटर से कभी नहीं। और टीचर जो है वो मॉनिटर से मांगेगा, प्रिंसिपल टीचर से मांगेगा और मॉनिटर से टीचर मांगेगा। पावर की बात करूं तो प्रिंसिपल थोड़ी पावर टीचर को देंगे और टीचर थोड़ी पावर मॉनिटर को देंगे। इसी से हिरारकी सेट होती है। आपको एक पोजीशन के हिसाब से पावर को डिफाइन करना पड़ेगा। पोजीशन शुड बी इक्वल्स टू पावर। और अगर पावर आप किसी को ग्रांट कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्रांट करनी पड़ेगी, बिकॉज विद ग्रेट पावर्स देयर मस्ट कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद दैट बीइंग सेड, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी इन वीडियो से तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो। आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ या मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा बेटर बना सकता हूँ, तो प्लीज़ सजेशन दो मुझे। आपको क्या अच्छा लगता है वो भी बताओ, क्या अच्छा नहीं लगता है वो भी बताओ, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। ठीक है? तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग यहाँ पे वीडियो का रैप अप करते हैं और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तब तक कीप लर्निंग, बी हेल्दी। हीट बहुत ज़्यादा है तो पानी पीते रहो, ध्यान रखो, हेल्थ को मेंटेन करके रखो। गेट ऑसम मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम।